नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं और आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य या सबूत साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामले में अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द में वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले के तथ्यों के बारे में अदालत को आश्वस्त किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है, तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। ऐसे में सबूत की महत्वता बढ़ जाती है। मौखिक साक्ष्य में मामले के तथ्यों के मामलों के संबंध में गवाह द्वारा प्रस्तुत सभी बयान शामिल हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। सबूत से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। गुंजन जी आपको सबूत से जुड़े तमाम नियम और कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। और पहला सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे कि एविडेंस या सबूत आखिर होता क्या है? नमस्कार जारा जी। एविडेंस हर वो तथ्य है जो गवाह जज साहब के सामने उनकी परमिशन से बोलता है, और हर वो डॉक्यूमेंट है जो जज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है अपने केस के पक्ष में, या जो विपक्षी पार्टी होता है वो अपने तथ्य पक्ष में जो कागजात सब वहाँ पे सबमिट करते हैं उसे हम एविडेंस करते हैं। तो दो भाग हो गए, एक जो गवाह आके ओरल या जो मौखिक अपना देते हैं संबोधन, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो दो तरह के एविडेंस हो गए, ओरल और डॉक्यूमेंट, ये सब मिला के एविडेंस बना, दो तरह के। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो इसमें अंतर क्या होता है और दस्तावेज सबूतों की वैधता कैसे साबित होती है? देखिए, अंतर मुख्यतः ये होता है, जैसा मैंने नाम से ही दिखता है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल एविडेंस वो होता है जहाँ पे गवाह कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आता है, उससे सवाल किए जाते हैं, वो उनका जवाब देते हैं, फिर दूसरे पक्ष के वकील उससे सवाल करते हैं, वो उनका जवाब देता है, और इस क्रम में वो अपनी कई बात को साबित करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट एक गवाह कोर्ट में आके देता है उसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसा कि नाम से साबित होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे डिस्क के ऊपर जो भी चीज पड़ी हो, या बाकी कंप्यूटराइज जो भी जनरेटेड चीज हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, कागजों पे लिखा, किसी अभिलेख में लिखा, या किसी पत्थर पे भी उकेरी चीज, मतलब एविडेंस के डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी चीज जो लिखित है या उकेरित है, जो किसी के बोलने के मोहताज नहीं है, तो अपने अपने चीज उभर के आती है, उसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जी जी। तो किन किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है? देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव करने का जो सवाल है उस पे ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरीके से प्रूव होते हैं। एक तो होता है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके, कि जो भी कागज है जिस पे भी आप रिलाई कर रहे हैं उसे आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाता है। और दूसरी चीज होती है, जब हम डॉक्यूमेंट अगर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते तो उसका सेकेंडरी एविडेंस होता है। एक कंडीशन जहाँ पे कोर्ट से परमिशन लेके उसका हम सेकेंडरी एविडेंस देते हैं, जैसे कि किसी कागज की सर्टिफाइड कॉपी जो मालिक कोर्ट में अगर जमा है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी है और उस कॉपी के कंटेंट के ऊपर ओरल एविडेंस दें, तो उसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट है वो दो तरीके से साबित होते हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस और दूसरा है उसका सेकेंडरी एविडेंस। जी जी। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। और गवाही देने की अगर हम बात करें तो गवाही कौन दे सकता है और क्या गवाहों की संख्या निर्धारित होती है? जारा जी, गवाही कोई भी दे सकता है।
अनलेस की कोर्ट उसको किसी वजह से मना ना करती, किसी जैसे उसके ऊपर कोई कोर्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर वो व्यक्ति जो बोलने के अंदर सक्षम है वो गवाही दे सकता है। यहाँ तक कि बच्चों की भी गवाही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और लॉ के हिसाब से देखा जाए तो विक्षिप्त जो मनुष्य होते हैं जिनकी मानसिक स्थिति बहुत ठीक नहीं होती, उनसे भी गवाही ली जाती है। तो गवाही कोई भी दे सकता है, जी। अनलेस की कोर्ट ने उसकी गवाही को लेने से मना कर दिया हो, उसमें कहीं हम्म। कोई रोक नहीं है। तो गवाह जो भी केस लेके आ रहा है उसे अपने हिसाब से जो भी व्यक्ति ये लगता है कि ये मेरे केस के संबंध में या इसके किसी इशू के पक्ष में कोई बात कह सकता है, तो वो उस गवाही दिलाई जा सकती है। रही जी। सवाल की गवाहों की संख्या के ऊपर, तो गवाहों की संख्या के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा रखा, लॉ की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी भी गवाह लाना चाहे ला सकते हैं। तो गवाहों की संख्या सैकड़ों में भी हो सकती है और इक्का दुक्का भी हो सकती है, जी। उसमें कोई फर्क नहीं है। तो गवाहों की संख्या में कोई लिमिट नहीं है, वो निर्भर करता है कि एक केस में कितने तरह कितनी बातें आई, कितने तथ्य निकल के आ रहे हैं, और हर तथ्य को प्रूव करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो वो जो हमारे केस है उसके जो तथ्य है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने गवाह आएंगे। लेकिन वो हर केस, मतलब वो केस टू केस डिपेंड करता है, उसमें कोई लिमिट नहीं लगाया गया कानून की तरफ से। जी। जी। तो क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट के ऊपर भी गवाही दी जा सकती है? नहीं, लेकिन जो लिखित डॉक्यूमेंट है जी। उनमें अमूमन जो चीज लिखी एक चीज होती है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो टर्म्स लिख दिए गए या कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होने की बात होती है उसके जो टर्म्स लिख दिए गए, उस कंटेंट के ऊपर गवाही नहीं होती। जी। 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 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर गवाही हो सकती है कि अगर ओरिजिनल कागज नहीं है तो आप उसको सेकेंडरी एविडेंस से ये प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था। लेकिन अगर वो लिखित कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके कंटेंट्स के ऊपर गवाही नहीं होगी। उस कंटेंट को जो कोर्ट है वो एज इट इज पढ़ते हैं, उनके ऊपर कोई गवाही नहीं दी जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंटेंट का ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, जी। वो नहीं पढ़ा जा सकता। तो जो कंटेंट है वो रह जाएगा, उसके एग्जीक्यूशन पे सिर्फ गवाही। जी। जी। आज हम बात कर रहे हैं सबूतों के बारे में, एविडेंस के बारे में, क्या कुछ उसको लेकर कानून में प्रावधान दिए गए हैं, और हमारे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी भी बने हुए हैं लगातार। गुंजन जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में आपने बताया, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? सेकेंडरी एविडेंस खासतौर से क्या होता है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने जैसा बताया कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसे स्थापित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइमरी एविडेंस, दूसरा तरीका है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो स्थिति होती है जहां पे जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, जिसे हम एविडेंस से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। तो इस स्थिति को तो हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। दूसरी स्थिति होती है कि किन्हीं कारणों की वजह से उन डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब हम उस डॉक्यूमेंट या उसके कंटेंट को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, उसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस मुख्यतः वो तरीका है या वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट के कंटेंट और डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाता है बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किए। जी। और इसके पहले जैसा हमें जो सेकेंडरी एविडेंस देने ही उसकी स्थिति भी बनती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है उसके प्रूव करने का जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये है कि डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से या प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना है। सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। और उन जो प्रक्रिया है सेकेंडरी एविडेंस के अंदर, उसके अंदर यह है कि जैसे किसी डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हमारा किसी दूसरे प्रक्रिया में कोर्ट के अंदर जमा है तो हम वहां से उसकी सर्टिफाइड कॉपी ला सकते हैं, या किसी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी ला सकते हैं, या किसी अथॉरिटी से कोई सर्टिफाइड कॉपी लाते हैं। तो वो सर्टिफाइड कॉपी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं ओरिजिनल की जगह, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी बाय द नेम वो कॉपी है, तो सर्टिफाइड कॉपी को भी ओरिजिनल माना, उसके ऊपर भी एविडेंस कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है गवाही में, ये सेकेंडरी एविडेंस हो गया। दूसरा जो कंडीशन बनता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट अगर हमारा खो जाए, जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट खो गया, हमारे पास उसकी कॉपी है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोड्यूस करते हैं, कोर्ट से परमिशन लेते हैं सेकेंडरी एविडेंस का, और फिर गवाह के थ्रू उसके अंदर उससे ओरल एविडेंस कराते हैं, जिससे उस डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, उसके बनने और उसके कंटेंट के ऊपर गवाही दी जाती है। ये वो व्यक्ति होता है जिसने उस डॉक्यूमेंट के बनने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया हो। कोई और व्यक्ति इस बात की गवाही नहीं दे सकता। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट खो जाए और हम उसे सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस को देखा हो, जिनके सामने कागज बने हो, या किसी व्यक्ति ने उस कागज के ऊपर दस्तखत किए हो,
तो ये वो लोग होते हैं जिस तरीके से डॉक्यूमेंट के सेकेंडरी एविडेंस की पुष्टि की जाती है। तो मुख्यतः ऐसी स्थिति जहां पर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने लाना संभव नहीं हो, वैसी स्थिति में हम डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करेंगे? तो उस स्थिति में हम सेकेंडरी एविडेंस की सहायता लेते हैं, कोर्ट से परमिशन लेते हैं और या तो सर्टिफाइड कॉपी या एक ओरल एविडेंस देकर के हम उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करते हैं। ये सेकेंडरी एविडेंस की प्रक्रिया है। जी जी। वहीं लाइन डिक्लेरेशन बतौर सबूत कितना वैध होता है, कब इस पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, एक हमारी संहिता में एक प्रक्रिया है, सेक्शन 32 कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जब कहता है कि ऐसी स्थिति जहां पे, क्योंकि जो भी तथ्य हैं और जो उन तथ्य को लिखता है, बोलता है, उसे विटनेस बॉक्स में आना होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और तब उस व्यक्ति के कहे बात की जो सत्यता है उसका कोर्ट निर्धारण करती है। बट ऐसी स्थिति जहां पे जिस व्यक्ति ने वो तथ्य कहे वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सकता, वैसी स्थिति में उसको भी हम बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते। तो जो स्थितियां बनती हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए या कोई किसी वजह से आ नहीं पा रहा हो या कोई व्यक्ति गुम हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अगर उसने कोई अपनी बात कह रखी है तो क्या उसे हम बिल्कुल गिरफ्तार कर देंगे? तो ऐसा नहीं होता। उसे हम उस स्थिति में एक जो सबसे जो कॉमन चीज है उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं कि वो निकल के आती है। तो डाइंग डिक्लेरेशन ये है कि व्यक्ति ने मरते वक्त या मरने से पहले और एक कंटेक्स्ट में कोई बात कही हो जो फैक्ट, जो रेलिवेंट फैक्ट है या फैक्ट एंड इशू है, यानी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं एविडेंस के अंदर कि रेलिवेंट फैक्ट मतलब उस केस से जुड़े हुए किसी तथ्य के ऊपर उस व्यक्ति ने कोई बात कही हो और फिर उसके बाद उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो उस तथ्य के ऊपर जो कोर्ट है वो ध्यान देगी। ऐसा नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं आता या विटनेस बॉक्स में नहीं आता तो उसकी बात को कोर्ट नहीं सुनती है। बट ऐसी स्थिति जहां पर कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उसने रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर कोई बात कह रखी हो, तो उस स्थिति में कोर्ट उसकी बात का कॉग्निजेंस लेती है और उसको कंसिडर करती है। इसमें क्या होता है, इनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं कि वो किस परिस्थिति में कही गई, किस कंटेक्स्ट में कही गई, उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उन सारी चीजों के ऊपर उसका ध्यान जाता है, कोर्ट ध्यान देती है और फिर उसका कॉग्निजेंस लेती है। इट्स ए रेलिवेंट प्रूफ, इट मे नॉट बी ए कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन ये एक तथ्य है जिसके ऊपर कोर्ट ध्यान देती है, इनको नकारा नहीं जाता। तो डाइंग डिक्लेरेशन के केस काफी निर्धारित होते हैं और उनके बेसिस पे कई बार सजाएं भी बनती हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज ए रेलिवेंट प्रूफ, लेकिन उसकी स्थिति है कि उसके अंदर जो जज साहब जब कोर्ट देखती है, जो उनके ऊपर एग्जामिन कर रही होती है डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, तो वो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने वो डिक्लेरेशन या जिस व्यक्ति ने वो तथ्य बोले हैं, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी किस वक्त कही, किन परिस्थितियों में कही। कई बारी कोई बात ऐसी कही होती है जो सिर्फ डेथ के वक्त नहीं कही गई होती है, पहले कही गई होती है, फिर भी उसे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट एक्सेप्ट करती है और लॉ उसको परमिट करता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट इट इंक्लूड्स अदर थिंग्स आल्सो, बट इट इन्वॉल्व, ये ऐसी चीज है, ऐसी स्थिति है जहाँ पे उस विटनेस की डेथ हो चुकी है और उसकी किसी कही बात को कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले रही है। जी जी। वही सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत कितना प्रभावी या कानूनी तौर पर वैध रहता है? हाँ, ये एक नई चीज है। सीसीटीवी फुटेज की बात आजकल काफी चलती है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हर जगह हो रही है, सीसीटीवी फुटेजेस रहते हैं। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत आता है। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग पहले भी कोर्ट एक्सेप्ट करती थी और अब भी करती हैं, स्पेशली जब से ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आ गई और उसके अंदर सेक्शन 65B की बात आ गई। तो दो इसके अंदर परिस्थितियां बन जाती है कि एक तो ये, अगर सीसीटीवी फुटेज इसे सेक्शन 65B इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो उसकी कंडीशंस हैं, अगर भी इसको फुलफिल करती है पूरी तरीके से, जैसे कि जहां पे ये रिकॉर्ड किया गया उसका सोर्स एक सत्यापित सोर्स हो, उसमें कहीं किसी भी तरह के छेड़छाड़ की संभावना नहीं रही हो, एक सेक्शन 65B में 5-6 कंडीशंस दी गई हैं जिसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रस्तुत करते हैं तो हमें उसकी डिक्लेरेशन देनी होती है और उसके ऊपर क्रॉस होता है। तो अगर वो चीज, वो डिक्लेरेशन इसके अंदर साबित हो पाती है और वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है एक सीसीटीवी फुटेज, जिसके अंदर की उसकी सत्यता के ऊपर या उसकी वैधता के ऊपर सवाल उठने की संभावना कम होती है,
तो सीसीटीवी फुटेज एक अच्छा गवाही मानी जाती है और उसके जी। ऊपर कोर्ट रिलाई करती हैं। जी जी इसके अलावा भी जी जी जो इसके पहले भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की स्थिति से पहले भी सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे कोर्ट्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, जहां पे उनके वॉइस सैंपल एनालिसिस होती थी एक्सपर्ट एविडेंस को लेकर के, और उसके बेसिस पे वो जजमेंट पास होते थे। जी तो सीसीटीवी फुटेज इज अ गुड एविडेंस, क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति जो है वो दिख रहा होता है, उसकी हरकतें दिख रही होती हैं, उसके आवाज आनी और नहीं आनी एक अलग चीज है। जी। लेकिन अगर सेक्शन 65B की कंडीशंस को हम फुलफिल कर दें तो सीसीटीवी फुटेज एक एडमिटेड एविडेंस बन जाता है, उसके अंदर एक और उसकी सत्यता के ऊपर एक मुहर लग जाती है। तो सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे कोर्ट उसके कॉग्निजेंस लेती है और उसके ऊपर जजमेंट पास कर सकती है। जी जी, तो एक मजबूत एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी मजबूत फुटेज को evidence। देखा जा सकता है। वहीं एफएसएल रिपोर्ट क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि गवाही जैसे होती है ना, रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर होती है या फैक्ट्स एंड इश्यू के ऊपर होती है, तो एफएसएल रिपोर्ट भी एक तरह की चीज है। जैसे हम एक्सपर्ट एविडेंस, एक बड़ा लूज टर्म है जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट एविडेंस। तो कोर्ट क्या होती है कि जब कई बारी वैसे ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स होते हैं, यानी जहां फॉरेंसिक साइंस की बात हो जाती है, जैसे जब एक्सपर्ट ने जैसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, या आपके हैंडराइटिंग के एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आ गई, या आपकी स्पीच एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई, जो ऐसी रिपोर्टें होती हैं उसे हम एफएसएल रिपोर्ट कहते हैं। मुख्यतः एफएसएल रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, जिसके अंदर आपके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से लेके, स्पीच एक्सपर्ट से लेके, ब्लड एक्सपर्ट से लेके और भी तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिनको हम एफएसएल रिपोर्ट कहते हैं। तो जैसे कई बारी हमने जैसे हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि चेक के ऊपर केस जाता है और सिग्नेचर होता है, और अगर सिग्नेचर करने वाले ने उस बात को डिनाई कर दिया कि ये चेक के ऊपर मेरे सिग्नेचर नहीं है या इस दस्तावेज पे मेरे सिग्नेचर नहीं है, तो उस सिग्नेचर की सत्यता कैसे जांच की जाएगी? तो उस स्थिति में उस सिग्नेचर को और उसके एक सैंपल सिग्नेचर के साथ रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे एक्सपर्ट बैठते हैं, उस सिग्नेचर का मिलान करते हैं और ये बताते हैं कि इसके अंदर कितनी संभावना है कि यह सिग्नेचर सही है या सिग्नेचर नहीं है उस दस्तावेज के ऊपर। और एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है उसके ऊपर कोर्ट को जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो काफी रिलायंस देता है, और उसमें एक स्थिति और भी आती है कि कोई ऐसे फैक्ट जो अमूमन कोर्ट जिनके ऊपर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन उन चीजों पे आती है तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो एफएसएल रिपोर्ट जो होती है वो कई सारी चीजों के ऊपर अपना ध्यान, उनका रिपोर्ट आता है, उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस को कोर्ट जब अपने केस का फाइनल निस्तारण कर रही होती है तो उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर उनका ध्यान दिया जाता है, उनको वो कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिग्नेचर सही थे या नहीं थे, ब्लड रिपोर्ट के ऊपर की बात होगी, दीज आर और एक्सपर्ट रिपोर्ट जहां पे एफएसएल के पास भेजा जाता है कि आप इसे देखें, जांचें और मुझे इसके ऊपर जानकारी दें। जी जी बिल्कुल, ये जो तमाम चीजें हैं इनको ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाता है कोर्ट की तरफ से। वहीं जब कोई घटना घटती है गुंजन जी, तो चश्मदीद होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे में निभाते हैं। जो आई विटनेसेस के जो बयान होते हैं उन्हें कितना पुख्ता माना जाता है, वो कितने अहम होते हैं? देखिए जारा जी, आई विटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेस होता है। मुख्यतः आई विटनेस की जो बात आती है वो क्रिमिनल केसेस में आती है, और आई विटनेस एक बहुत मुख्य विटनेस होता है। आई विटनेस का मतलब ये हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उस घटना को होते हुए देखा जी, और जिस व्यक्ति ने घटना होते देखा उससे अच्छा कोई गवाह हो ही नहीं सकता। वो उस पर्टिकुलर घटना के, जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर, उसकी हर बात के ऊपर उसने नजर से देखा है और वो उसके ऊपर बात बता सकता है। तो आई विटनेस अगर वो क्रेडिबल आई विटनेस है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और आई विटनेस के गवाही और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर भी बड़ा जोर दिया जाता है। बिकॉज आई विटनेस के जो स्टेटमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा एफआईआर होता है उसमें जो बातें लिखी जाती हैं वो मुख्यतः आई विटनेस की बात उसके को कॉरोबोरेट करती है। तो अगर आई विटनेस ने एफआईआर की में लिखित बातों को अपने गवाही में कॉरोबोरेट कर दिया, यानी उसको सपोर्ट कर दिया, तो आप उसकी बात तो जो एफआईआर है उसकी वैधता बढ़ जाती है, क्योंकि एफआईआर एक इंफॉर्मेशन है और आई विटनेस उसके ऊपर गवाही है। वो उसमें लिखी बातों के ऊपर वो अपना एक व्यू देता है कि ये घटना मेरे सामने हुई, मैंने इस घटना को होते हुए देखा। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में उस गवाह के जो वैधता है उसके ऊपर दूसरी साइड से, दूसरे पक्ष के वकील कोर्ट क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। बट अगर वो उस क्वेश्चन के अंदर उसके पूछे गए हर सवाल और हर टेढ़े
मतलब उसके जो वेरासिटी है उसके ऊपर हर सवाल को वो जवाब दे पाता है, तो आई विटनेस के बेसिस पे, सिंगल आई विटनेस के बेसिस पे भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। जी जी, जाहिर तौर पर आई विटनेस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वो किसी घटना के वक्त वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनका बयान मायने रखता है और उसी के हिसाब से आगे की जो कार्रवाई होती है कोर्ट में की जाती है। बहुत शुक्रिया गुंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, सबूत से जुड़ी हुई, एविडेंस से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।